दिसंबर 2012 की बात है। दिल्ली में एक चलती बस के अंदर एक लड़की गैंगरेप का शिकार हुई थी। रेप करने वालों ने हद पार करते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड तक इंसर्ट कर दी थी। हम और आप इस मामले को निर्भया गैंगरेप केस के नाम से जानते हैं और आज तक इसे भूल नहीं पाए हैं, क्योंकि इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। रेप के कानून में कई तरह के बदलाव भी इस घटना के बाद हुए थे। उम्मीद थी कि शायद इन कानूनों का ऐसा डर बनेगा कि इन अपराधों में कमी आएगी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं दूर है। रेप जैसे गंभीर अपराधों में कोई कमी नहीं आ रही है। आए दिन हम एक ना एक इस तरह की घटना सुनते ही हैं। अभी 2 दिन पहले मुंबई में भी एक महिला इसी तरह से ब्रूटल रेप का शिकार हुई। उसके प्राइवेट पार्ट में भी आरोपी ने रेप के बाद साथ ही दूसरे ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट किए। इसके चलते महिला की हालत इतनी बिगड़ गई कि आखिर में उसकी मौत हो गई। इस केस के बारे में लिखते हुए सोशल मीडिया पर लोग इसे एक और निर्भया केस की संज्ञा दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, कितनी जांच हुई है, पुलिस क्या कह रही है और किस तरह की राजनीति हो रही है, सब आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। शुक्रवार यानी 10 सितंबर सुबह करीब 3:30 बजे की बात है। मुंबई के साकीनाका इलाके की खैरानी रोड पर एक महिला खून से लथपथ एक टेम्पो के अंदर दिखाई दी। एक वॉचमैन ने तुरंत मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने जांच करने पर पाया कि महिला के प्राइवेट पार्ट्स समेत शरीर के कई अंगों पर गहरे घाव थे। महिला का इलाज शुरू कर दिया गया, लेकिन शनिवार यानी 11 सितंबर को उसकी मौत हो गई। इधर घटना सामने आने के बाद ही पुलिस ने आरोपी को खोजना शुरू कर दिया था। आरोपी पर एलिगेशंस हैं कि उसने पहले महिला का रेप किया, उसके बाद उसे रॉड से ब्रूटलाइज किया। आरोपी को पकड़ने के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। पुलिस ने फुटेज से पता लगा कि साकीनाका इलाके में आरोपी ने महिला को बुरी तरह पीटा था और फिर रेप किया था। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना 10 सितंबर की सुबह करीब 3 बजे की है। फुटपाथ पर महिला को आरोपी ने बुरी तरह पीटा, उसके बाद उसे टेम्पो से अंदर लेकर गया, वहीं उसे छोड़कर फरार हो गया। 15-20 मिनट बाद एक वॉचमैन ने पुलिस को कॉल किया और बताया कि एक महिला टेम्पो के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। छानबीन करने पर शुरुआती जानकारी ये मिली कि आरोपी टेम्पो ड्राइवर है और फुटपाथ पर ही रहता है। एक अधिकारी ने एक्सप्रेस को बताया, हमें उसका फोन नंबर भी मिला, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। बाद में मुखबिरों की मदद से हम साकीनाका इलाके में दोपहर लगभग 1:30 बजे उसका पता लगाने में सफल रहे। पुलिस ने कहा कि वो उसे थाने ले गए। शुरू में उसने झूठ बोलकर गुमराह करने की कोशिश की, बताया कि उसका नाम सुनील है, लेकिन बाद में पुलिस ने लगातार पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका असली नाम मोहन चौहान है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के 2 बच्चे हैं और वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है। पुलिस ने कहा कि वो ड्रग्स और शराब का आदी था, जिसके चलते उसके परिवार ने उससे नाता तोड़ दिया था। उसका भाई मुंबई में रहता है, लेकिन उसकी लत के कारण वो उसे अपने घर नहीं ले जाता है। उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी उससे बात करने से बचते हैं। वो 25 साल पहले मुंबई आया था। पुलिस को पता चला है कि वो वाहनों से बैटरी और पेट्रोल चोरी करने में शामिल है। पुलिस का कहना है कि उसका इतिहास खोजने की कोशिश की जा रही है। अब अगर महिला की बात करें तो वो 32 साल की थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महिला के रिश्तेदारों ने जानकारी दी कि करीब 7 से 8 साल पहले उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। 2 बेटियों को पालने की जिम्मेदारी महिला पर ही आ गई थी। वो बेटियों को लेकर अपनी मां के पास रहने चली गई थी, लेकिन कोई नौकरी न होने के चलते महिला के दिमाग पर असर पड़ने लगा। फिर पारिवारिक झगड़े के बाद महिला ने करीब 6 साल पहले अपनी मां का घर भी छोड़ दिया और सड़क फुटपाथ पर रहने लगी। महिला की मां ही अपनी दोनों नातिनों की देखभाल कर रही थी। हालांकि वो खुद गरीब है, सब्जी की दुकान लगाती है और किसी तरह बच्चियों को पाल रही थी। महिला कभी कभी अपनी मां और बच्चियों से मिलने जाती थी। 9 सितंबर यानी गुरुवार की रात भी वो अपनी बच्चियों से करीब 10 मिनट के लिए मिलने गई थी और ये मुलाकात उसकी आखिरी मुलाकात थी। अब बताते हैं कि पुलिस ने अब तक क्या क्या कहा और क्या क्या कदम उठाए। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पुलिस के कब्जे में है, लेकिन जब से ये मामला सामने आया तब से मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और इस केस के बारे में लोग ज्यादा जानकारी पाना चाह रहे हैं। इसी के मद्देनजर मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने 11 सितंबर को जानकारी दी कि जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया है।
उनसे जब ये सवाल किया गया कि चूंकि अभी गणेश उत्सव भी चल रहा है, ऐसे में साकीनाका इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट्स क्यों मौजूद नहीं थी, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि घटना की सूचना मिलने के 10 मिनट बाद ही पुलिस वहां पहुंच गई थी। पुलिस हर क्राइम स्पॉट में मौजूद नहीं हो सकती, वो जानकारी मिलने के बाद ही पहुंच सकते हैं और इस केस में पुलिस अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट काम कर रही है। चूंकि ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि विक्टिम महिला और आरोपी मोहन पहले से एक दूसरे को जानते थे, इस पर कमिश्नर ने कहा है कि ये जांच का विषय है। सुनिए कमिश्नर ने और क्या कहा। मोहन और है कि तुमने दूसरों को पहले से जानते थे या जो नहीं, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, आगे में देखेंगे हम इसे इन्वेस्टिगेशन। वो वहीं पे साकीनाका की ही एरिया में रहता है और वहीं से नजदीक पास की उसको ताबे में लिए गए। सर, कुछ राजनीतिक दल निर्भया कांड से जोड़ के देख रहे हैं इस घटना को, प्राइवेट पार्ट्स में इंसर्ट किया गया है, क्या इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ रहा है? I have disclosed before you the facts of the case and I am not here to speak anything about political decisions or political accusations. इसके अलावा कमिश्नर ने कहा कि शुरुआत में लग रहा था कि इस मामले में एक से अधिक आरोपी हैं, पर अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अकेले ही वारदात को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने का निर्देश दिया है। दुर्भाग्य है कि पीड़िता की शनिवार सुबह मौत हो गई, हम उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसकी मौत के बाद धारा 307 यानी किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाना को 302 यानी हत्या करने का अपराध में बदल दिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW एक्टिव हुआ। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्विटर पर लिखा, जानकर दुख हुआ कि पीड़िता जंग हार गई, पुलिस आरोपियों को अरेस्ट करने में विफल रही। NCW ने खुद मामले में संज्ञान लिया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर से आग्रह करती है कि दोषियों को जल्द से जल्द अरेस्ट कर पीड़िता के परिवार को हर संभव मदद दी जाए। हालांकि ये ट्वीट घटना की शुरुआती जानकारी सामने आने के बाद किया गया था। अब NCW के मामले में ये अपडेट है कि इसकी और NCSC की टीम्स ने विक्टिम के परिवार से 12 सितंबर यानी रविवार को मुलाकात की और बच्चियों के रिहैबिलिटेशन की सिफारिश रखी। NCSC यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, दोनों टीमों ने अलग अलग टीमें बनाई थी मुलाकात के लिए। NCW की मेंबर चंद्रमुखी देवी ने क्राइम स्पॉट का, पुलिस थाने का और राजावाड़ी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने DGP संजय पांडे से भी मुलाकात की। इसके बाद चंद्रमुखी देवी ने मीडिया से बात की, सुनिए उन्होंने क्या बताया। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 1-1.5 हफ्ते का रिकॉर्ड जो मेरे पास है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही देखती हूँ, तो जो रिकॉर्ड मेरे पास है उसमें ये सामने आई है बात कि महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में लगातार रेप की घटनाओं में वृद्धि हुई है। चाहे वो पुणे हो, अमरावती हो, वसई हो या आपका मुंबई हो, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर पिछले 1-1.5 हफ्ते में रेप की घटनाएं हमारे सामने आई हैं। तो इसके पीछे मुझको लगता है सबसे बड़ा कारण ये है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, विधि व्यवस्था पर उनका विश्वास नहीं है। चंद्रमुखी देवी ने कमिश्नर का बयान का भी जिक्र किया। चूंकि कमिश्नर ने कहा कि पुलिस हर जगह मौजूद नहीं रह सकती, इस पर चंद्रमुखी ने कहा है कि ये सच है कि पुलिस हर जगह नहीं रह सकती, लेकिन पुलिस का खौफ तो रहना चाहिए। खौफ ऐसा जो हर जगह पुलिस की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर पुलिस का डर बना रहेगा तो अपराधियों का मनोबल टूटेगा। इसके लिए चंद्रमुखी देवी ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की भी सलाह दी। NCW ने मांग रखी है कि जल्द से जल्द मामले की जांच हो और चार्जशीट दाखिल की जाए।